सैंधव निवासियों का, जैसा कि हमने देखा है, नगरीकरण की तरफ बहुत रुझान था, वह नगरीय सभ्यता थी। तो इसके लिए यह विशेष बात है कि जो नगरीय सभ्यता होगी उसका ध्यान व्यापार वाणिज्य की तरफ उतना ही अधिक होगा। ये लोग व्यापार वाणिज्य में बहुत अधिक रुचि लेते थे। उनका व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। यह व्यापार आंतरिक और बाह्य यानी कि देश के अंदर और विदेशों के साथ भी प्रचलन में था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों यहाँ के व्यापारिक प्रसिद्ध नगर थे। दोनों आपस में व्यापारिक मार्गों द्वारा जुड़े हुए थे और यहाँ के व्यापारी जलीय मार्गों से ही व्यापार करते थे। वैसे स्थल मार्ग द्वारा भी व्यापार होता होगा, परंतु वो इतना प्रचलन में नहीं था। देश के भीतरी भागों जैसे बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात में जानवरों पर लाद कर माल भेजा जाता होगा, क्योंकि सिंधु नगर में कच्चे माल और प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था। तो इसलिए यहाँ के निवासी पास पड़ोस के राज्यों और विदेशों से इसे प्राप्त करते थे। वे मैसूर से सोना, राजस्थान, बलूचिस्तान और मद्रास से तांबा, अजमेर से शीशा, कश्मीर, काठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थर आदि मंगाते थे। इसकी सूची मैं अलग से बनाकर दूंगा आपको। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान, सोवियत, तुर्कमेनिया, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से भी वे अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करते थे। विभिन्न प्रकार की धातुओं, बहुमूल्य पत्थरों का आयात सबसे अधिक मात्रा में किया जाता था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था और क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा ही किया जाता था। यानी कि वहां पहले बताया है वस्तु विनिमय का ही प्रचलन था। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार होता था। मोहनजोदड़ो, अब जो व्यापार होता था उसके लिए विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती थी। तो इसलिए हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो और लोथल, लोथल से हमें हाथी दांत के बने हुए तरज्जु के पलड़े मिले हैं। जो हाथी दांत के बने हुए थे। इसके अलावा बाट माप विभिन्न प्रकार के हमें वहां पे प्राप्त होते हैं। वहां का निश्चित अनुपात था जो नापने और तोलने के लिए प्रयोग में किया जाता था। बाटों की तौल का अनुपात 16 के गुणांक में था, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। इस गुणांक में बाट माप थे, वो आगे तक बढ़ती चली जाती है ये संख्या। और तौल की इकाई संभवतः 16 थी, यानी कि 16 के गुणांक में यह इकाई थी। ये गुणांक भी कह सकते हैं हम, में वहां के बाट हमें प्राप्त होते हैं। आज भी हम देखते हैं कि रुपए को 16 आने में बांटा जा सकता है, यानी कि 1 रुपए की कीमत 16 आने। आने में अगर हम देखते हैं तो 16 आने होता है, 50 पैसे को 8 आने और 25 पैसे को 4 आने या चवन्नी कहा जाता है। तो ये प्रचलन किसी न किसी रूप में वहीं से चला आ रहा है। उस समय बाट जो होते थे, बाट घनाकार, वर्तुलाकार, वर्गाकार,
शंखाकार, ढोलाकार प्रकार के होते थे। और वहां पर पूरे सिंधु प्रदेश में दशमलव प्रणाली पर आधारित ये बाट माप की प्रणाली जो थी दशमलव पद्धति पर आधारित थी, यानी कि उस समय दशमलव का ज्ञान उन लोगों को था, वस्तु विनिमय की प्रचलन था। मैदानी क्षेत्र में 2 पहियों और 4 ठोस पहियों वाली बैलगाड़ी अथवा भैंसा गाड़ी का उपयोग माल ढोने के लिए किया जाता रहा होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित नाव के चित्र और लोथल से प्राप्त मिट्टी की बनी हुई खिलौना नाव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मस्तूलाकार नावों का उपयोग आंतरिक और विदेशी व्यापार के लिए होता था। पोत निर्माण और नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से हमें प्राप्त होती है, जहां पर हमें एक बहुत बड़े आकार की गोदी के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा भगतराव नर्मदा तट पर था, जो किम नदी के तट पर भगतराव में भी हमें इसी प्रकार की बंदरगाह होने के साक्ष्य मिलते हैं। मकरान तट पर सुतकेंगडोर, बालाकोट और सोतकाको ये भी तटवर्ती व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे। तो इस प्रकार यहां पर आंतरिक रूप से व्यापार समुन्नत अवस्था में था और व्यापारिक केंद्र स्थित थे, जो विदेशों से व्यापार मंगाते थे और वहां पर ले जाते थे। सैन्य धन निवासियों का व्यापार भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों के साथ भी इस तरह के संबंध थे, क्योंकि सिंधु प्रदेश को मेहलुआ के नाम से भी जाना जाता था। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेहलुआ था, जिसका उल्लेख हमें दूसरी संस्कृतियों में भी देखने को मिलता है। मध्य एशिया, फारस की खाड़ी और वहां के देश, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट जैसे देशों के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे, जो बहुत घनिष्ठ थे। उत्तर पूर्व में अफगानिस्तान का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, सूरतगई, वहां के उत्खनन से जो हमें जानकारी मिली है, वहां से पूर्ण विकसित सैंधव बस्ती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसकी नगर योजना हड़प्पा जैसी है। मृदभांड, मनके, मुहूर जो यहां से मिली हैं, इनसे स्पष्ट होता है कि सैंधव लोगों ने इस क्षेत्र को आबाद किया होगा। सूरतगई अफगानिस्तान में है। जो हड़प्पा का स्थल माना जाता है कि ये व्यापारिक दृष्टि से बसाया गया होगा। इसके अलावा अफगानिस्तान, आर्मेनिया और ईरान से चांदी और लाजवर्द मणि का आयात किया जाता था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों के विषय में हमें अपेक्षाकृत अधिक विवरण पुरातत्व और लेखों से मिलता है। वहां से थल और जल दोनों ही मार्गों से व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के विभिन्न स्थल जैसे सुमेर, उर, तेल, अस्मार, किस, अम्मा, लगस, निप्पुर, असुर आदि से सैंधव कारीगरों अथवा उनके प्रभाव से निर्मित अनेक वस्तुएं जैसे करकेतन, सीप, हड्डियों के मनके, मुहरे आदि प्राप्त होती हैं, जो मिली हैं। सैंधव व्यापारियों द्वारा वहां या तो वे पहुंचाई गई होंगी
लोथल से तांबा और हाथी दांत की वस्तुएं मेसोपोटामिया के नगरों को बहुत बड़ी मात्रा में भेजी जाती थी। दूसरी ओर मेसोपोटामियन उत्पत्ति की विविध वस्तुएं, मतलब जो वहां उत्पन्न होती थी, जैसे खानेदार मनके, कांसे के पिन, सेल खड़ी की बटन जैसी वस्तुएं हमें सिंधु नगरों से मिलती हैं। उर की खुदाई में हड़प्पा मूल का तांबे का श्रृंगारदान मिला है। उर में तांबे का हड़प्पा श्रृंगारदान प्राप्त हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर ठीकरे के ऊपर सुमेरियन नाव के चित्र अंकित हैं, यानी कि सुमेर की जो नाव थी उसके चित्र वहां से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा समुद्री व्यापार का सूचना ये प्रदान करता है कि वहां के साथ हमारे समुद्री व्यापारिक संबंध थे। इनकी पुष्टि इन साक्ष्यों की पुष्टि अभिलेख विवरणों से भी होती है। सैंधव लिपि के अपठित रहने के कारण हमें यहाँ के लेखों से तो इस बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती, परंतु वहां के जो अभिलेख हमें मिलते हैं, सुमेरियन लेख, उसमें इस संबंध में काफी विवरण हमें प्राप्त होता है। व्यापार के प्रसंग में 3 स्थलों मेहलुआ, दिलमुन और मगन, यानी कि और मगन इनका उल्लेख मिलता है। इनमें मेहलवा की पहचान जो है सिंध प्रदेश से की गई है। मेहलवा की, जैसे कि हमने पहले बताया था, इसे सिंध क्षेत्र, सिंध को उस समय मेहलवा कहते थे। दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीप से की गई है। इसकी पहचान बहरीन द्वीप से की गई है। और मगन की पहचान बलूचिस्तान के मकरान, इसकी पहचान जो मकरान जो बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान में स्थित है, वहां से इसकी पहचान की गई है। ये तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, संभावना रहती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए जो प्रमुख बंदरगाह था वो उर ही था, जहां सैंधव व्यापारी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लेकर जाते थे। और यहां जिन आयातित वस्तुओं की सूची दी गई है उनकी सिंधु क्षेत्र में अधिकता थी, तो इससे हम सीधा अर्थ लगा सकते हैं कि ये वस्तुएं सिंधु क्षेत्र से ही वहां पर जाती थी। और वहां की विभिन्न स्थलों की खुदाइयों से इसकी पुष्टि भी हो जाती है। कार्निलियन के मन के पर्याप्त संख्या में वहां पे मिलते हैं। चंदूरो और लोथल में इसके निर्माण का कारखाना था, जो पहले हम बता चुके हैं। मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोरडा से हाथी दांत के जो अवशेष मिलते हैं जो वहां पर पहुंचाए गए। मोर पक्षी का निर्यात प्राचीन काल से ही भारत से होता आया है। मोर प्राचीन काल से इसका निर्यात होता था और हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इसका निर्यात करते थे, क्योंकि उसके बाद
हम देखते हैं कि मौर्य काल में भी मोर का निर्यात भारत से किया जाता था। जातक कथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो मगन और बहरीन द्वीप यानी कि दिलमुन और मगन, ये दोनों ऐसे केंद्र थे जिनके द्वारा सिंधु के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, यानी कि ये एक तरह से बिचौलिया की भूमिका निभाते थे व्यापार में, या मध्य स्थित होने के कारण इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा सैंधव उत्पत्ति की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मोहरे, घनाकार बाट आदि भी हमें प्राप्त होते हैं। फारस की खाड़ी में विभिन्न वस्तुएं जैसे मोहरे, वो स्थित शेलकड़ी की वृत्ताकार मोहरे भी मिलती हैं वहां पर, जिन पर सैंधव लिपि के लेख हैं। बहरीन स्थलों से फारस की खाड़ी शैली की मोहरें भी मिलती हैं। तो इससे यही सूचित होता है, यही पता लगता है कि हड़प्पा के जो व्यापारी थे और फारस के व्यापारी थे, वहां वे परस्पर मिलते थे। सिंधु और मेसोपोटामिया के मध्य होने वाले व्यापार में ये बिचौलिए का काम करते थे। तो मेसोपोटामिया में सैंधव व्यापारियों की कोई बस्ती रही होगी, ऐसा भी व्यापारियों लोगों का, विद्वानों का मानना है। मेसोपोटामिया और सिंधु प्रदेश के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध सारगोन युग में रहे हैं, यानी कि सारगोन युग में इन दोनों के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं, जिसे 2400 से 1750 का माना जाता है। और इसी काल को सैंधव काल भी माना जाता है। तो निश्चित रूप से इनके संबंध उनके साथ बड़े घनिष्ठ थे। महलुआ, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, महलुआ का उल्लेख उसमें नहीं पाते। इस बात को सूचक है कि इस समय तक दोनों के बीच व्यापारिक संपर्क टूट गए थे उसके बाद, क्योंकि महलुआ का उल्लेख उस बाद में मिलना बंद हो जाता है इस काल के बाद, तो व्यापारिक संबंध शायद समाप्त हो गए होंगे, इस तरह का अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा मिस्र से भी हड़प्पा के व्यापारिक संबंध थे। मिस्र में हमारे यहाँ की यानी कि हड़प्पा सभ्यता की गुड़िया मिली है। हालांकि वहां पे मेसोपोटामिया जितने व्यापारिक संबंध, घनिष्ठ व्यापारिक संबंध नहीं थे। सिंध के साथ, मिस्र के साथ व्यापार मुख्य रूप से लोथल से होता था। लोथल से जो व्यापार होता था वो मिस्र के साथ होता था। जो यहां का बंदरगाह था वो यहां पे माल निर्यात करता था। यहां जो उत्खनन हुआ है वहां पे गोरिल्ला की एक मरण मूर्ति, मम्मी की एक आकृति मिली है, यानी कि लोथल से मरण मूर्ति और गोरिल्ला की मूर्ति मिली है जो मिस्र की है। मेन बात यह है। और मम्मी की आकृति भी यहां से मिली है, मम्मी। और यहां से लोथल से मिस्र की 2 मोहरें भी मिली हैं। लोथल से मिस्र की मोहरें मिली हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि पूर्वी अफ्रीका के समुद्र तटीय स्थलों से बहुमूल्य पत्थर से बने हुए बहाते मनके भी प्राप्त होते हैं। सीरिया के हम्मा नामक स्थान से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर एक सींग वाला वृषभ का चित्रण है, यानी कि सीरिया के हम्मा। हुमा से एक वृषभ, एक सांगी सी, इससे ये बात पता लगती है कि उनके साथ भी हमारे व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि एक श्रृंगी सांड का जो है हड़प्पा सभ्यता में विशेष दर्जा प्राप्त था।
तो इस प्रकार विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध रहा है, जो आने वाले भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। और हम अगर अपने इतिहास को देखें तो वो हमारा स्वर्ण युग था। वर्तमान में हम बहुत डाउन हैं, ये बात हम सभी लोग जानते हैं उस समय के मुकाबले।